मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल बंद कमरे में रणनीति बनाने के साथ ही कार्यकर्ताओं और विधायकों की पाठशाला लगा रहे हैं। बीजेपी का कैंप 12 और 13 फरवरी को उज्जैन में लगेगा। पहले यह शिविर 13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी में लगना था, लेकिन होटल और रिसोर्ट खाली नहीं होने के कारण इसे उज्जैन किया गया है। विधायकों को ट्रेनिंग में नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत प्रबंधन का पाठ पढ़ाया जाएगा। बजट सत्र में उनकी भूमिका तय होगी। 2018 में क्यों हारे, अभी क्या स्थिति है, कमजोरी और ताकत क्या है, अगले 2 साल क्या करें और क्या ना करें, सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय किस तरह बना रहे, ये भी बताया जाएगा। शिविर में टीम बीडी शर्मा और टीम शिवराज 2 दिनों तक मौजूद रहेगी। शिविर में सभी विधायकों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है। रूबरू से तो वो स्वयं वाकिफ हैं, लेकिन एक दूसरे के अच्छे और कड़वे अनुभव साझा करके आने वाली चुनौतियों का सामना करने का मन इन सामूहिक कार्यक्रमों से बनता है। और मुझे लगता है जब सामूहिक मन संकल्प लेता है तो वो संकल्प सिद्ध होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसी तर्ज पर अपने विधायकों का प्रशिक्षण शिविर खजुराहो में लगाने का प्लान बनाया है। 22 तारीख को होने वाली मीटिंग में इस पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस अपने विधायकों को बजट सत्र पर सरकार की घेराबंदी की रणनीति बताएगी और इसके साथ ही विधायकों की ट्रेनिंग में नगरीय निकाय चुनाव और मिशन 23 का एजेंडा भी सेट किया जाएगा। चूँकि गेट टुगेदर हो जाता है, एक दूसरे के विचार आपस में बांटे जाते हैं और कुछ ज़रूरी बातें जो संगठन को मजबूत करने के लिए होती हैं और विधानसभा में हमारा रोल क्या हो, हमारी भूमिका क्या हो और विपक्ष का महत्व क्या है इस देश के लोकतंत्र में, इसलिए हम लोग कर रहे हो। तैयारी दोनों तरफ बड़े पैमाने पर हो रही है। लगता है दूध से जलने का दर्द दोनों तरफ है, इसलिए अब छाछ भी फूंक फूंक कर पिया जा रहा है। बीजेपी को ये दर्द 2018 में मिला और कांग्रेस तो दर्द पर दर्द सह रही है। 2015 के नगरीय निकाय चुनाव, फिर 2019 में सत्ता हाथ से फिसली। शायद यही वजह है कि दोनों तरफ सतर्कता बरती जा रही है। फिर नगरीय निकाय चुनाव की परफॉर्मेंस भी मिशन 23 के लिए जनता की कसौटी पर होगी। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ट्रेनिंग देगी रिटर्न। ट्रेनिंग तो रिटर्न देती ही है सर। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण में शामिल होते हैं, और प्रशिक्षण एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी कवायद है जिस पर आप अपनी कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ होते हैं, परिचित होते हैं और अपनी खूबियों से भी परिचित होते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर खूबियों के साथ साथ अगर खामियों से आपकी वाकफियत, आपका परिचय नहीं होता है तो मुश्किलें चाहे व्यक्ति की हों, संगठन की हों, पार्टी की हों, ये बढ़ती चली जाती हैं। बीजेपी इसलिए निश्चित तौर पर उसको अधिक अंक देने ही चाहिए कि वो एक ऐसी पार्टी है जिसको भले ही कर्मकांड कहकर आलोचना के दायरे में भी लाया जाए, लेकिन ये माना जाएगा कि बीजेपी निरंतर सीखने की कोशिश करती है। अब ये उन पार्टिसिपेंट्स पर भी निर्भर करता है कि वो ऐसी बैठकों को कर्मकांड मानते हैं या वहां जाकर आत्मनिरीक्षण की गहन प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पुरोधा नेताओं का स्वप्न रहा है, अतीत में भी और वर्तमान में भी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में संगठन की कवायद करते हुए, लगातार अपने सत्रों को आयोजित करते हुए अपना भी मूल्यांकन कर रही है और भविष्य की चुनौतियों को भी देख रही है। कांग्रेस भी कदम ब कदम चलते हुए ये कोशिश कर रही है कि एक मजबूत संगठन और कैडर वाली पार्टी को टक्कर देने के लिए उसे भी अपने भीतर की उन तमाम खामियों को दूर करना होगा जो 2018 में सरकार बनने के बाद भी मौजूद रहीं और बाद में 2020 में उसकी मुश्किलों को तथाकथित रूप से बहुत अच्छे प्रोजेक्शंस के बाद भी हकीकत में सच्चाई में बदल नहीं पाई। आज इसी पर हम बात करेंगे मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर पैनलिस्ट और पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरपर्सन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूं। जेपी धनोपिया साहब हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, निष्ठावान कांग्रेसी हैं और गंभीर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन हो गए हैं गंभीर। मुझे लगता है सोचते होंगे वो भी कि हर आदमी तो ये पूछता ही है अपने से, कभी ना कभी किसी मंच पर मैं भी पूछता हूँ, वो भी पूछते होंगे कि
कब तक ये सिलसिले चलेंगे सर, और अच्छा समय भी आता है, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। चैतन्य जी, पहली टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। बीजेपी फिर बैठ रही है उज्जैन में, बैठना उसको पचमढ़ी में था, लेकिन उज्जैन की तरफ रुख है और खजुराहो की तरफ रुख करेगी बजट सत्र के पहले कांग्रेस। बहुत अच्छा है, दोनों पार्टियां लोकतंत्र की जो ताकत हैं, शक्ति हैं भारत में, और मध्य प्रदेश में तो दो ही दलों की राजनीति है, दोनों ही दल एक दूसरे की शक्ति को तौल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और कोई इस बार गलतफहमी में रहना नहीं चाहता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा मानता हूं कि सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी ऐसा लगता है कि पंजों के बल खड़ी हुई है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। किस तरह देखते हैं आप बीजेपी की इस तैयारी को, और क्या कहेंगे आप? जी भट्ट साहब, सर। जी शरद जी, बीजेपी तो आप देखिए, मान के चलिए कि कोई भी चुनाव होता है उसके बाद वो दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ये बीजेपी की बड़ी खासियत है। और बीजेपी की खासियत ये भी है कि उसके जो लोग हैं वो अनुशासन में कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। अभी ये जो प्रशिक्षण होने वाला है विधायकों का, उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो सिंधिया गुट के कहे जाते हैं। निश्चित तौर पे उनको इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या होती है, उसमें किस तरह की कार्यप्रणाली चलती है और उसमें किस तरह से काम करना पड़ता है। तो वो भी उनके लिए एक नया अनुभव होगा, क्योंकि अभी तक तो वो कांग्रेस में थे। दूसरी बात, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस हमेशा पता नहीं क्यों किसी भी चीज़ में पिछड़ जाती है। आप देखिए, बीजेपी सत्ता में, उसके बाद भी उन्होंने 12-13 तारीख को अपना जो प्रशिक्षण सत्र है वो चालू करने की बात कर दी है। अभी कांग्रेस में मुझे लगता नहीं कि शायद डेट फिक्स हुई है कि नहीं, ऐसा कहा जरूर जा रहा है कि 22 तारीख को बैठेंगे। लेकिन ये इतने दिनों से ही इनको पहले से अगर ये इस तरह की प्रशिक्षण की बात कर लेते अगर कांग्रेस वाले, तो जो भी कमजोरियां थी जिसके कारण भी सत्ता गई, या भविष्य में जो नगरीय चुनाव होने वाले हैं या 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस तरह की रणनीति अपनाना है, इस बारे में चर्चा हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी की प्रशिक्षण है उसमें कुछ मुद्दे जरूर उठेंगे जिसका जवाब उनको विधानसभा में देना पड़ेगा। एक तो शराब का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेके कई अपने लोग ही शिवराज सिंह पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। उमा भारती ने तो कह ही दिया कि मैं जन जागरण अभियान चलाऊंगी। उसके काट में जरूर शिवराज सिंह जी ने कहा कि शराबबंदी एकदम से नहीं की जा सकती है, उसके लिए आपको वो भी खुद नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस में भी इस तरह की बात है कि किसानों के मुद्दे पे सरकार को कैसे घेरा जाए, या शराब के मुद्दे पे भी कैसे घेरा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं दोनों प्रशिक्षण में ये सब चीज़ें सामने आएंगी, और इसका किस तरह से उपयोग करती हैं दोनों पार्टियां, ये देखना भी लाजमी होगा। धनोपिया साहब, जागो कांग्रेस वालों, सुनते सुनते आप भी कई बार उलझन में पड़ जाते होंगे। जागो भैया, जागो जागो, लड़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, और बिल्कुल सही समय पर सही फैसले करो। लेकिन ठीक है सर, ये वक्त होता है, हर बीजेपी ने भी कभी ये सब बहुत सुना है। 2 सांसदों से सफ़र शुरू करके 2 बार और प्रचुर बहुमत से सरकार बनाने वाली ये पार्टी अपने आत्मबल और चतुर फैसलों और देश की पल्स को भांप कर ही आगे बढ़ी है। जाहिर तौर पर आप भी मंथन में होंगे, लेकिन बीजेपी की फिर एक मजबूत तैयारी, आपकी भी खजुराहो की तैयारी, किस तरह आप देखते हैं? और सच्चाई से अगर हम बात करें तो बड़ी मजबूत टक्कर है बीजेपी से आपकी, लेकिन आपकी संगठन शक्ति और बीजेपी की संगठन शक्ति में 18 और 21 का अंतर तो है सर। जी सूरज जी, सबसे पहले तो वाकई में आपकी निष्पक्षता का आभारी हूँ। आप बहुत ही निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों के प्रति सोचते हैं, कांग्रेस के प्रति भी आपकी सद्भावना है, इसके लिए वाकई में एक बहुत अच्छी बात है और बहुत कम लोगों में होती है। आदरणीय चेतन भट्ट साहब ने भी कांग्रेस के और बीजेपी दोनों पक्षों के बारे में बताया। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है, आपने खुद भी कहा है कि सीखने का किसी व्यक्ति का कोई समय नहीं होता, जब मौका मिले तो सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी पहले ट्रेनिंग देती रही है, हम लोग भी ट्रेनिंग देते रहे, लेकिन निश्चित रूप से अब जो ट्रेनिंग का आधार क्या है, इस ट्रेनिंग के पीछे उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है। हमारे पास तो संघर्ष है, हमें संघर्ष करने के उनको बताना है, ट्रेनिंग देना है भाई आपको। इनके पास तो कोई संघर्ष नहीं है, इनके यहाँ एडजस्टमेंट ही है ना पूरे। तो एडजस्टमेंट के लिए अगर इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं तो वाकई में इनको सलाम तो करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये बात मतलब बहुत बड़ी बात है। हमारे पास तो संघर्ष है, हम तो संघर्ष की ट्रेनिंग देंगे भैया, कैसे संघर्ष करना है नगरीय निकाय चुनाव में, कैसे हमारे को। लेकिन धनोपिया साहब, इस संगठन ने, इस संघर्ष ने आपकी संगठन शक्ति को बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा वेंटिलेटर पर ला दिया है, लेकिन इस स्थिति में तो ला दिया है कि आपको गहरी
चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है? नहीं, ये तो फीलिंग के ऊपर रहता है। हम लोग ऐसा महसूस नहीं करते, हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं है। आप चिंता मत करिए, हम लोग जहाँ भी हैं काम कर रहे हैं, सब संघर्षशील लोग हैं। फर्क इतना है कि सत्ता होती है, उसके हाथ में मलाई होती है, वो लोगों को दिखती है। संघर्ष का सिर्फ जो माजदा है वो कांग्रेस के लोगों में ही है। हमें मालूम है सरकार चली गई है, अभी हमारे पास 2.5 साल तक कुछ भी नहीं है। नगर निगम चुनाव में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी स्थिति मजबूत करें, तो उसके लिए लोगों को वैसे ट्रेनिंग की आवश्यकता यही होगी बची हुई। हम अपने पास विधायकों को बोलेंगे, भैया भागना मत, बिकना मत, जाना मत, अब तो वैसे खोने के लिए कुछ है नहीं। यही सब सलाह देंगे, हम लोग भी उनको बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, जैसा अभी आदरणीय भट्ट साहब ने कहा, शराबबंदी का मामला बहुत बड़ा तेजी से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अपनी अलग अलग बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा दुकानें ज्यादा खुलने वाली हैं, शिवराज जी ने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं है, जगदीश देवड़ा जी ने कहा कि अभी तो कुछ प्लानिंग ही नहीं है, विश्वास सारणी जी का लूप लाइन में पड़ा हुआ है। तब ये इनके आप मामले हैं। और शोभा भारती जी ने घोषणा कर दी है, ये इनकी आंतरिक राजनीति के कारण जो स्थिति बन रही है उससे बचने के लिए ये लोग अपनी ट्रेनिंग का नाम लेकर लोगों में एकजुटता लाना चाहते हैं। आप बीजेपी से ही मिले मुद्दों पर डिपेंड कर रहे हैं पूरी तरह से? नहीं, बीजेपी के सवाल मैंने आपसे कहा ना, हमारे एक भी मुद्दा तो आपने बताया नहीं कि कांग्रेस ने ये जनरेट किया है, ये कांग्रेस का मुद्दा है। जी, हमारा एक ही फोकस है कि हम संगठन के माध्यम से मजबूत करते हुए हमारे नगरीय निकाय चुनावों में हम ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को चुनाव में विजयी करवाएं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। फिलहाल इसका वो बड़ा उद्देश्य को भी सकता है। और कांग्रेस के जो छोटे मोटे लोगों वाले अफवाह उड़ती रहती है, हमारे भाजपा के मित्र बोलते रहते हैं 2 गए 4 गए 6 आ रहे हैं, तो उन सबको आगाह करना है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की बातों में बताइए। बिकने वाले बिक गए, जय चिन्ह थे वो चले गए, अब कम से कम अपना काम करिए, सारी बातें खुल के रहेंगी। और अब तो बीजेपी में भी लोग कान पे हाथ रख लेते हैं सर। जहां कोई ये कहता है कि कांग्रेस से फला साहब आने वाले, वो कहते हैं नहीं, अब नहीं, इतनी खुशी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अब। जी, ऐसा है शरद जी, आप भी जानते हो, अगर कोई आदमी पहुंचता तो उनकी एक कुर्सी भर जाती है तो उनका हक मारा जाता है ना। नहीं, ये आप बात भले ही व्यंग में कहें, लेकिन बात तो आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, कई सारे मुद्दे उठ चुके हैं अब तक। भट्ट साहब ने भी बातें कही हैं, आपने भी कही हैं। जी डॉक्टर वाजपेयी। देखिए, 2-3-4 बातें बिल्कुल स्पष्ट है शरद जी। पहली बात तो प्रशिक्षण की हमारी नियमित प्रक्रिया, हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी संगठन की अपनी पद्धति है और जनप्रतिनिधि और प्रदेश पदाधिकारी दोनों मिलकर इस को प्रदेश स्तर पे संपन्न कराते हैं। तो ये प्रादेशिक श्रृंखला है, हम ये मान सकते हैं। और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा कन्वेंशन है वो उसकी तारीख तय हो जाएगी, संसद चल रही है उसके हिसाब से। तो ये सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महामंत्रीगण वहाँ पर इकट्ठे होंगे। तो ये हमारी एक सतत प्रक्रिया है, उसमें चलता रहता है काम। बाकी तनुप्रिया जी ने स्वीकार कर ही दिया है कि उनको तो ताकीद करना है कि अब और मत बिक जाना। तो उनका एजेंडा क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ अभी सुनने में आया दिन भर में कि वहाँ इंदौर में शायद भट्ट साहब एक प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो गया मंच से। अब वो पता नहीं कितना तार्किक है, कितना सत्य है, नहीं है। कमलनाथ जी ने किया भाई, संजय शुक्ला जी को आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है महापौर प्रत्याशी इंदौर से, तो विधिवत रूप से है, तो कोई दो बात नहीं। बाकी जगह नहीं लड़ना है आपको? बाकी जगह लड़ना नहीं है क्या? नहीं, वो ज्यादा भाई काम करने के लिए इंदौर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। अच्छा, बाकी बेकार है आपके लिए? बाकी में आपको कोई वो नहीं है, मतलब उम्मीद नहीं है, कोई आदमी नहीं है? आपने कहा घोषित कर दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है, पूछ लिया सर, आप नाराज मत कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आप इनकी तैयारी समझ सकते हैं कि 16-17 नगर निगम में से इन्होंने एक को चुना है, बाकी को अभी इन्होंने किनारे डाल दिया कि यहाँ तो संभव ही नहीं है। तो ये लड़ने की स्थिति में एक ही जगह। सुन लीजिए धनुप्रिया जी, सुन लीजिए श्रीमान, क्योंकि उसमें फिर जो मिक्सिंग होती है तो कोई किसी की बात ठीक से समझ नहीं पाता। इसीलिए क्या है कि एक की हो गई है, अब बाकी का पता नहीं है। फिर एक तरफ उज्जैन है, महाकालेश्वर, और दूसरी तरफ साहब खजुराहो है। दोनों की चॉइस समझ लीजिए। भट्ट साहब ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास ही है। तो मैंने तो सोचा था कि सत्ता को खजुराहो जाना चाहिए और विपक्ष को महाकालेश्वर जाना चाहिए। तो अच्छा, गुरुजी भी सामने आ गए, सज्जन सिंह जी प्रशिक्षण सेल को देखेंगे तो एक गंभीरता समझ में आती है। और हालांकि तारीख तय नहीं है, जो भट्ट साहब ने कहा बिल्कुल होना वही है। क्योंकि सारे पद निहित हैं किसमें? कमलनाथ जी में। तो अभी तो वो मसला ही नहीं सुलझा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं सुलझा, प्रदेश अध्यक्ष का नहीं सुलझा, नेता प्रतिपक्ष का नहीं सुलझा, फिर मुख्य सचेतक कौन है ये नहीं पता है, विधानसभा में बजट को किस प्रकार से उसका सामना करेंगे, देश का बजट आ गया उसको लेकर कोई बिंदुवार कोई रिप्लाई बनाया हो या कोई विषय बनाया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। राज्य के विषयों में तो हमारी जो सबसे बड़ी नीड है
इस समय की शरद जी वो है कि अगले 25 साल की हमको तैयारी करनी है, क्योंकि कांग्रेस तो है नहीं। तो अब ऐसी परिस्थिति में हमने भी नहीं सोचा था कि एक विपक्ष विहीन सत्ता हमको चलानी पड़ेगी और उसमें हमको ठीक चलना पड़ेगा। तो यानी कि हमको अपने को थोड़ी सी डबल जिम्मेदारी से चलना पड़ेगा। तो ये एक प्रमुख बिंदु मुझे लगता है हम लोगों की चर्चा का होना चाहिए कि जब विपक्ष शून्य है, कांग्रेस 100 विधायकों के साथ गायब है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्ता पक्ष के दोनों कंधों पर जिम्मेदारी है कि हमको तंत्र की, प्रशासनिक तंत्र की, सबकी चुनौतियों का भी सामना करना है, खुद ही निकालना है उसको आगे, और समाधान बनकर सत्ता के रूप में सामने भी आना है। तभी हम जनअपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, क्योंकि जनता की हम ही से अपेक्षा है। भट्ट साहब की भी हमसे, मैं देख रहा हूँ आपकी भी हमसे हैं, और धनोपिया जी को तो आप लोगों ने सांत्वनाएं दे ही दी है, तो अभी पहले वो सांत्वना से निकल आए, फिर शुभकामनाओं की बात होगी। नहीं तो मुझे लगता है कि एक लंबी दूरी है, लेकिन हमारे पास तो फटाफट हमको जाना है। और ये 3 साल आपको बता दूं क्या क्या है जी। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव के बाद सहकारिता, मंडी, ये सब हमारी चुनौतियां हैं। हम तो मानते हैं, मतलब वो माने नहीं माने, क्योंकि 3 टियर सिस्टम है हमारे यहाँ शरद जी, तो हमको इस सब में से गुजरना है। फिर उसके बाद हमको मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो बजटरी प्रावधान अभी होंगे उसको एग्जीक्यूट भी करना है, और अगेन ऐसी परिस्थिति में करना है जहां पर 100 विधायकों का विपक्ष शून्य है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, नई है राजनीतिक रूप से, जो हमने भी कभी नहीं सोचा था, जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। भट्ट साहब, जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि 100 विधायकों का विपक्ष के करीब 100 मान लें, हम 95 प्लस मान लें, ये बिल्कुल, मतलब मान ले क्या, 96 के करीब तो विधायक हैं ही कांग्रेस के, ये शून्य है, ये आरोप है बीजेपी का। कभी पटवा जी, जब बीजेपी लंबा वक्फा सत्तारूढ़ दल के तौर पर नहीं बिता पाती थी, तो वो ये कहते थे कि इसकी एक वजह ये भी है सुंदरलाल पटवा जी, कि हम विपक्ष में रहने का स्वभाव नहीं भूल पाते हैं। अब ये बीजेपी के लिए सच नहीं है। अब ये कांग्रेस पर आप कह सकते हैं कि 15 साल विपक्ष में रहे, फिर 13-14 महीने रहे और फिर नहीं संभाल पाए, खुद ही अपनी पार्टी गोल मार लिया, और कांग्रेस के लोगों की वजह से ही सरकार गिरी है। प्रलोभन और उसके आरोप लगते रहेंगे। आप किस तरह देखते हैं कि आखिर कांग्रेस को इस समय ज़रूरत क्या है? ये सत्र उसके लिए एक बहुत ही लिटमस टेस्ट है कि वो अपनी ताकत और अपनी एकजुटता और अपने नेताओं की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करे। 22 तारीख की जो इनकी प्रस्तावित बैठक है, उसमें आपको लगता है ये एक मजबूत एजेंडा होकर चरितार्थ भी हो? जी भट्ट साहब। नहीं, देखिए, 100 विधायकों वाली पार्टी को आप शून्य नहीं कह सकते। ये अभी तो ऐसी कोई स्थिति आई नहीं ना कि अब विधानसभा का पहला सत्र होने वाला है, उसमें कांग्रेस अपनी कितनी ताकत दिखाती है तो अभी भविष्य में है। हो सकता है कि बहुत ताकत दिखा दे, क्योंकि इतने लंबे समय से वो सत्ता से बाहर है, मेरे ख्याल से 10-11 महीने हो गए। और दूसरी चीज़, जो बीजेपी में गए हैं लोग, उसकी पीड़ा तो है ही, सत्ता जाने की पीड़ा तो है, कहीं ना कहीं अंदर उनके उबाल तो है। वो उबाल विधानसभा में देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि शायद इसलिए वो प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने विधायकों को कि किस तरह से, कितनी मजबूती से आपको सत्ता पक्ष को घेरना है। लेकिन ये बात सही है कि संगठन की जो स्थिति बीजेपी की है, वो अभी कांग्रेस में नहीं हो पाई। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ हमेशा हर डिबेट में कि अगर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और 10-11 महीने का समय जो उनको मिला, इस बीच अगर वो पूरे प्रदेश में दौरा करते, अपने लोगों को जागृत करते। देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ा नेता आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, और बैनर पोस्टर से शहर में एक माहौल भी बनता है कि भाई कांग्रेस का इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जनता के मन में दौरे पर है, वो मतदाता के मन में फर्क पड़ता है। जी नहीं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो विदेश 52 जिलों के दौरे की बात है, क्योंकि भाई आप तो पूरे प्रदेश के नेता है ना, तो उनको इस तरह का एक दौरा जरूर करना चाहिए 10-12 महीने के भीतर, ताकि एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सत्ता जाने की पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में है, और उसका दर्द भी है उनको। लेकिन आप दूसरी बात जो अभी हितेश वाजपेयी जी ने की कि वो खजुराहो में कर रहे हैं और हम उज्जैन में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उज्जैन उनको मजबूरी में जाना पड़ा। वो भी पहले पचमढ़ी की हसीन वादियों में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ रिसोर्ट और होटल फुल होने के कारण उनको वहाँ पे महाकाल की शरण में मजबूरी में जाना पड़ा। तो ये बात तो खैर ठीक है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी में इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी जो संगठन क्षमता है, जी 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 संगठन क्षमता उनकी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मजबूत है। और इसी तरह की संगठन क्षमता अगर कांग्रेस में आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस
फिर से अपना वो वजूद स्थापित कर सकती है, जो धीरे धीरे उसका खिसकता जा रहा है। लेकिन इसके भावार्थ मैं थोड़ा माफ़ कीजिएगा विटी थोड़ा विनोदी हो रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है, राजनीतिक चर्चाओं में थोड़ा सा हास्य घुल जाता है। धनोपिया जी, खजुराहो जाने के मायने मैं नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस को स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आने की ज़रूरत तो है सर, और सूक्ष्म स्वरूप को मजबूत जितना आप करेंगे, क्योंकि आप कई बार अपने बाह्य रंग रूप, आकार, प्रकार, प्रकृति पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि वो आपको चोट करता है। और जबकि आपकी सोल, हालांकि खजुराहो का भी जो दर्शन है वो सोलफुल दर्शन है, और जो उसको समझते हैं, जानते हैं, वो भीतर से ही परिष्कार की बात करता है। लेकिन कांग्रेस को इस समय आवश्यकता है मजबूत नेतृत्व की, जो आपके पास हमेशा से रहा है और अभी भी है, मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी बात करें तो राहुल जी खम ठोक ही रहे हैं, और अब इंतजार है औपचारिक घोषणा का। लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक मजबूत रणनीति हो, आपके नेता विरोधाभासी बातें ना करें, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है। जो संख्या बल आपके पास है वो बहुत मजबूत संख्या बल है, और निश्चित तौर पर अगर आप और मजबूत, क्योंकि बीजेपी इसको बिल्कुल अंडरस्टिमेट नहीं कर रही है, बीजेपी इसको बराबर समझकर बराबर अपनी रणनीति बना रही है। थोड़े आप ही अभी मैं ढीला शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मजबूती नहीं दिखा रहे हैं जिसकी अपेक्षा है कांग्रेस से। जी धनोपिया जी। लेट मस्त है। ट्रेंडिंग तो कहीं भी हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पचमढ़ी से उज्जैन चले जाएं, चाहे हम खजुराहो चले जाएं, या खजुराहो की जगह और चले जाएं, ट्रेंडिंग एक आदमी की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करती है कि कहाँ बैठ के आदमी सुनना चाहता, समझना चाहता और उसको निर्णय लेना चाहता है। लेकिन जहाँ तक बार बार वाजपेयी साहब बोल रहे हैं कि शून्य है, विपक्ष नहीं है, तो साथ हर चीज के साथ वक्त के साथ ऊपर नीचे होता है। ये तो एक प्रेसिशन कहते हैं इसको भी, पॉलिटिकल प्रेसिशन है, इस समय आया हुआ है तो आपको लग रहा है। बाकी आप इस बात की चिंता मत करिए, विधानसभा सत्र तो होने दीजिए, आपको मालूम पड़ेगा आप कितने कई सत्र हो गए सर। अरे अभी कहाँ हुए, एक भी सत्र नहीं हुआ सर, हो गया। सारे सत्र हवा में घुमा दिए, और मुझे तो संदेह है कि ये भी सत्र होगा कि नहीं होगा। नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे। आप गांधी जी के पास बैठ जाते हो जाके चुपचाप सर, जी की वो ट्रैक्टर खिलौने लेके आप भूल गए लगता है सब। वाजपेयी साहब, डॉक्टर कमलनाथ जी के लिए डॉक्टर साहब इस तरह सोचना आपके मन में बार बार पता नहीं क्यों दुष्भावना, मुझे नहीं मालूम। अभी कहाँ है वो कमलनाथ जी, आज कहाँ है? अपन चर्चा कर रहे हैं 2018 में उन्होंने संगठन क्षमता दिखाई थी, आज कहाँ है? विदेश में कहाँ पर है? सुन लीजिए डॉक्टर साहब, उनको सुन लीजिए। कमलनाथ जी की संगठन क्षमता को हम लोग जानते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, हमने देखा है वो जिस तरह का उनका काम करने का तरीका है, वो हवाबाजी नहीं करते, बार बार आदरणीय शिवराज जी की तरह घोषणाएं करके चर्चा में रहने में वीकली लीडर है सर, वो काम करते हैं। और कंस्ट्रक्टिव काम किया था 15 महीने, उसके कारण ये था कि आदरणीय शिवराज जी बोलते थे झोला लेके जाना पड़ेगा, भाजपा के कार्यकर्ता खत्म हो जाएंगे, झोले में सब आ गए ना सर, 20, 22, 25 करना पड़ता। कांग्रेस पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ से कुछ जो स्थिति बनी है, हम उससे विशु से, आपके कारनामों से, आपके प्रयत्नों से बचने के तरीके लोगों को बताएंगे। खजुराहो हो, चाहे भोपाल हो, चाहे कहीं और भी हो, ये तो निर्णय नहीं अभी कहाँ होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने महाकाल में जाकर किया है ना, भगवान महाकाल की कसम खा के आएंगे, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, तब बात अच्छी होगी। डॉक्टर वाजपेयी सर, मेरा तो बस इतना निवेदन है कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कमलनाथ जी नहीं है, शायद यही कारण हो सकता है कि उनकी तारीखें तय नहीं हो रही, वो विदेश यात्रा पर है, ये बात सच है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शरद जी, देखिए प्रवासी एटीट्यूड से विपक्ष की राजनीति कैसे होगी? सत्ता की नहीं हो पाती तो विपक्ष की तो बहुत कमजोर है। और आप खुद देखिए, लगभग जितना समय कमलनाथ जी ने सत्ता चलाई उतना ही हो गया है, मोटा मोटा यदि माने तो साल भर हमको होने आ गया था। तो साल भर में आप उनकी पब्लिक में उपस्थिति बता दीजिए साहब कितनी है। तो ये चुनौती उनकी है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि, और फिर उनकी जो चुनौती है वो 3 पदों के साथ में, यानी कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष शरद जी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी को आप रोज देखेंगे। धर्मेंद्र जी, मैं आपको भी मौका दूंगा, आप आपके पास रहेगा, वक्त कम है, लेकिन मैं आपको मौका दूंगा, आप सारी बातों पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी डॉक्टर वाजपेयी, आप देखेंगे कि विष्णुदत्त शर्मा जी की तो सरकार भी है, तो विष्णुदत्त शर्मा जी आपको भोपाल में, खजुराहो में, अपने क्षेत्र में, फिर उज्जैन में, सब जगह आपको सक्रिय दिख रहे हैं, संगठन की व्यवस्थाओं को करते हुए दिख रहे हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी सब हो रही है। इनके यहाँ वो 2-3 हजार लोग जो समाप्त हुए उनकी पदों की, आज तक ये खबर नहीं है। शरद जी, आप हो तो अपडेट करिएगा कि भाई उनकी नियुक्ति कब होगी, तो अभी वो तय तो कर ले संगठन क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, जो मैं कह रहा हूँ गंभीर विषय है। और जी कुछ सवाल है बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वाजपेयी ने खड़े किए हैं, आपके यहाँ संगठन की नियुक्तियां कब होंगी, कब होंगी?
काम किया था भारतीय जनता पार्टी में घबराहट थी, बहुत परेशान थे लोग। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर में कहा था। सर मैंने सवाल दोहराया है धनोपिया जी, मैंने बीजेपी का सवाल दोहराया है। ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ संगठन की नियुक्तियां कब तक होंगी, और पदों को लेकर, 2 पद को लेकर जो कमलनाथ जी को लेकर बात है, वो कब उसकी प्रतिपूर्ति होगी, कब उस पर फैसला होगा? जी, दोनों काम ठीक चल रहे हैं, संगठन ठीक चल रहा है, विधानसभा के सत्रों का वो भी सब चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे सचेतक भी है, जगह बता दो, हम लोग देख ले जाके। और नीतियों को लेकर आपको क्या, आप अपने संगठन देखिए ना, आपके संगठन सर आप विपक्ष हो, आपके कारण हम लोगों की नींदें हराम है। चलिए सर, मैं अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। धन्यवाद धनोपिया जी, धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी और धन्यवाद भट्ट साहब। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा सर, और सवाल का माकूल जवाब होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की उलझन इस समय शायद यही है कि उसके सवाल बड़े नेताओं की कंदराओं में उलझ गए हैं, चाहे वो दिल्ली की हों या मध्य प्रदेश की ही बड़े नेताओं की गुफाएं हों। और निश्चित तौर पर हर उस नेता की एक मर्यादा है, सीमा है, क्योंकि वो उन पर प्रश्न खड़े नहीं कर सकता है। लेकिन ये वाकई एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है जो हमेशा उत्तर चाहता है कि वो फैसले जो कांग्रेस को ही और गति प्रदान करेंगे, कांग्रेस को ही और ऊर्जावान बनाएंगे, उन फैसलों को लेकर भी दिल्ली और मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का मैं अनिर्णय शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन विलंबन जो है उसको डिले करने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। क्योंकि डिले करने वाले भी ये जानते हैं कि इससे पार्टी का नुकसान है, और वो नेतृत्व जो अब वेटिंग है, जो इंतज़ार कर रहा है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, इसकी कमान उन्हें मिल सकती है, वो भी निरंतर इस लंबे खिंचते हुए स्पान की वजह से अपने को मायूसी में पाता है। तो फैसला कांग्रेस को करना है, लेकिन सवाल तो ये बना है अभी भी और पूछा जाएगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का। नमस्कार।